मां अहिल्या की नगरी और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में एक के बाद एक 4 बार नंबर 1 का तमगा हासिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में चौका लगाने और पिछले 5 साल में वार्ड के विकास में पार्षद जी का कितना योगदान रहा है, इसको लेकर खबर मध्य प्रदेश ने एक खास अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत हमारी टीम इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 42 पहुंची। विधानसभा 5 का वार्ड क्रमांक 42 न सिर्फ किसी पार्षद का वार्ड है, बल्कि यहाँ के पार्षद अजय सिंह नरूका नगर पालिक निगम के सभापति भी हैं। ऐसे में वार्ड में पिछले 5 साल विकास के साथ उनके पास पूरे शहर की जिम्मेदारी भी थी। हालांकि उन्होंने खबर मध्य प्रदेश से विकास के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन पार्षद जी यहाँ दावे नहीं, सिर्फ काम बोलता है। वार्ड क्रमांक 42 जहां पौष कॉलोनियां है तो बस्तियां भी हैं। विधानसभा 5 का ये वार्ड इसके क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा रोचक है, क्योंकि वार्ड के कई हिस्सों के बीच में दूसरे वार्ड आ जाते हैं। ऐसे में पार्षद के लिए ये समस्या हो जाती है। ये वार्ड 6 टापुओं में बटा हुआ है। इस वार्ड की सबसे खास बात है लिफ्ट हो। नगर में तो यहाँ के रहवासियों से जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं। जो यहाँ के पार्षद हैं वे सभापति भी थे, तो उन्होंने वार्ड के साथ साथ शहर के विकास के भी दावे किए हैं। तो सीधे जनता से बात करते हैं कि सच्चाई कितनी है। मैडम, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, वार्ड में अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि ये बेक लाइन में गंदगी बह रही है और आपके जो पार्षद थे वे सभापति भी थे, तो उनके द्वारा तो दावे किए जाते हैं कि मैंने पूरे शहर का विकास किया। इसके साथ साथ नहीं, यहाँ पर जब से मतलब ये नाले का हुआ है निर्माण, उसके बाद से अभी तक कभी कचरा उठा ही नहीं है, कभी क्लीन हुआ ही नहीं है। हमारे तो घर में पीछे दीवारों से पानी आने लग जाता है। तो आप लोग जाते हैं समस्या लेके, तो क्या कहते हैं वो? नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाली है, तो वहाँ से कॉल आता है रिटर्न में कि आप यहाँ से कंप्लेंट आपकी कट करवा दो, इस कंप्लेंट को कैंसिल कर दो। तो ऐसा 3 बार हो चुका है। मैंने मेरे पापा के नाम से कंप्लेंट डाली थी, तो ऐसा 3 बार हो चुका है और अभी तक कोई भी मतलब यहाँ पे कोई आता भी नहीं है देखने के लिए और कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। एज इट इज जैसा कचरा है ऐसा कचरा ही पड़ा हुआ है। तो पार्षद को कभी शिकायत की आप लोगों ने, यहाँ के रहवासियों ने? नहीं, बोलते तो हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बस सुन के बोलते हैं कि हाँ आकर देख लेते हैं और ऐसे ही छोड़ के और चले जाते हैं। मतलब कोई वर्करों को नहीं भेजते हैं कि आप क्लीन करो यहाँ पर। तो ये रहवासी हैं, ये सच्चाई है वार्ड क्रमांक 42 की। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है वार्ड की और जो पार्षद के द्वारा दावे किए जाते हैं वार्ड के विकास की, वो कितना सच्चा है? स्थिति बहुत खराब है सर। जैसे आप भी देख रहे हो, कैमरे भी देखा है, गंदगी बहुत है। और नरूका जी को मैंने खुद ने 2-2, 3-3 बार फ़ोन लगाए हैं। नरूका जी फ़ोन नहीं उठाते हैं और फ़ोन पे बात भी होती है तो बोलते हैं हाँ भेज रहे हैं, देखवाता हूँ, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। सब ओपन लाइन, ड्रेनेज लाइन बह रही है। यहाँ पे गंदगी में जीने में यहाँ के लोग मजबूर हो रहे हैं। डेंगू मलेरिया आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन कोई देखने वाला कोई भी नहीं है। राजेश बोरासी नाम है मेरा। ये एक और यहाँ पे हमारे साथ में दीदी हैं, आइए इनसे जानते हैं किस तरह की समस्या है। दीदी, किस तरह की समस्या है यहाँ पे? भैया कोई भी साफ सफाई नहीं रहती है। एक आती भी है तो वो झाड़ू कुछ भी झाड़ू तक नहीं लगाती। गंदा बाड़ा ऐसे रहता है, ये नाली के अंदर लोग फेंकते रहते कचरा, कोई मतलब वो नहीं है। उधर के लोग तो ऊपर से ऐसे फेंकते जैसे आग के नीचे फेंकते रहते हैं। नल चलता रहता है, मोटर चलता रहे, कोई देखता नहीं, पानी ऐसे बहता रहता है इधर। तो आप लोग पार्षद को कभी समस्या बताई कि इस तरह की समस्याएं हो रही है वार्ड में? बताएं तो कुछ सुनाई नहीं पड़ती भैया। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे वार्ड में? हमको ये 4-5 साल हो गए, उभर हो गए इसका। संध्या तिवारी। ये स्थिति है वार्ड क्रमांक 42 के विनोबा नगर की, जहाँ पर लोग खुद बता रहे हैं पास में गंदगी बह रही है और यहीं पे ये इस तरह से जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं जब खबर मध्य प्रदेश के संपादक लखन शर्मा ने वार्ड के पार्षद और सभापति अजय सिंह नरूका से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि वार्ड के साथ शहर का भी विकास किया है। वार्ड 42 में कोई भी मूलभूत सुविधाएं बाकी नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से बढ़कर यहाँ के रहवासियों को अच्छे गार्डन, लाइटें, मंदिर, कम्युनिटी हॉल, धर्मशालाएं, स्कूल और खेल मैदान हमने दिए हैं। इंदौर नगर निगम के सभापति अजय सिंह नरूका, इस वक्त हम मौजूद हैं उनके वार्ड क्रमांक 42 में उनके घर पर, और आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह का उनका कार्यकाल रहा पिछले 5 सालों का। चूँकि सभापति के पास में अपने वार्ड को सुधारने के साथ साथ पूरे शहर की भी जिम्मेदारी होती है, परिषद के संचालन की जिम्मेदारी होती है। चूँकि उनको एक पार्षद के नाते अपने वार्ड को तो संभालना ही है, साथ ही जो सारे 85 पार्षद हैं उनके भी कामों को संभालना है। चूँकि MIC की जब बैठक होती है उसमें अलग अलग
पार्षद होते हैं अपने प्रस्ताव रखते हैं और उन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, जिसमें एक सभापति का अहम रोल होता है। आपने अब तक देखा होगा कि कई बार परिषद की बैठक के दौरान हंगामा होता है। जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष पूरी लोकसभा का संचालन करता है, उसी प्रकार सभापति नगर निगम की परिषद का संचालन करता है। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में वार्ड के विकास कार्यों को लेकर अजय सिंह नरूका ने किस तरह के काम किए, हम आपको सीधे उनसे बात करवाते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में एक दिन साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इंदौर में हालांकि कई दूसरे जनप्रतिनिधियों ने इसको शुरुआत में तो काफ़ी हद तक करा था, लेकिन वह इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन अजय सिंह नरूका पिछले 4 सालों से लगातार सप्ताह में एक दिन नगर निगम साइकिल से गए और उन्होंने एक मिसाल पेश की। सर, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। पिछले 5 सालों की बात करें सभापति कार्यकाल की, तो किस तरह से आपका कार्यकाल गुजरा, किस तरह की चुनौतियों का आप सामना किया और आपके वार्ड में किस तरह के विकास कार्य करवाए? देखिए, जब हमने इस परिषद में सभापति के पद का दायित्व मैं निर्वाचित हुआ था, उस समय कई चुनौतियों से इंदौर शहर गुजर रहा था। और पिछली बार मोगेजी के कार्यकाल में मैं महापौर परिषद का सदस्य रहा था। उसके बहुत सारे कार्यों की हमने आधारशिला रखी थी। उसमें से स्वच्छता का जो कार्य है वो भी प्राथमिकता के आधार के ऊपर था। मोगेजी के कार्यकाल में 267वें नंबर पे इंदौर शहर था, उसको हम लेकर आए थे 25वें नंबर पे, और उसके बाद में फिर उसको 1 नंबर पे लेकर आए। और 2014 को मेरा पुराना वार्ड क्रमांक 47 जो था तिलक नगर, उससे हमने 9 महीने स्वच्छता अभियान का डोर टू डोर का मैंने प्रारंभ किया था प्रायोगिक तौर के ऊपर, जिसको शासन प्रशासन निगम प्रशासन सबने मान्यता दी। बात करें हम अभी की, तो सबसे पहली बार चुनौती थी कि जो हमने स्मार्ट सिटी और हाउसिंग फॉर ऑल और अमृत योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदत्त थी, उन योजनाओं को हमको इम्प्लीमेंट करना था। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी अतिक्रमण को हटाने की, शहर को कुछ जगहों पे कड़े निर्णय लेने की। उसमें सबसे पहले जो हमने प्रयोग करा था वो कनाड़िया रोड के ऊपर ही करा था। और कनाड़िया रोड चूँकि बहुत व्यस्ततम रोड इंदौर के रोडों में से एक था, और इसमें काफ़ी बड़े रूप से लोगों का निर्माण सड़क के ऊपर हो चुका था। हमने किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी का वो नहीं तोड़ा, लोगों में एक सहमति विकसित करी, और ज़रूर 2-3 लोगों ने उसमेमें विरोध करा और कुछ उसका स्वरूप अलग देने का प्रयत्न करा, लेकिन बाकी सब लोग सहमत थे। और आज आप कनाड़िया रोड का स्वरूप देख रहे हैं। हमने कनाड़िया रोड को उस पे से सड़क के ऊपर जो लोग आ गए थे उनको पीछे हटाया, किसी का घर नहीं तोड़ा। और आज मतलब कनाड़िया रोड की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। शहर के अंदर वातावरण बना, जिला प्रशासन में और नगर निगम प्रशासन के अंदर एक वातावरण बना, कॉन्फिडेंस आया कि हम इसको कर सकते हैं। और उसने इंदौर की कायाकल्प में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आत्मविश्वास ने। और इसी प्रकार से हम देखेंगे तो मेरे इस वार्ड पे ये कनाड़िया रोड बनने से पूरा वार्ड, न केवल वार्ड बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के सिमलिया चौक तक का पूरा वातावरण यहाँ से बदल चुका है। हम रही बात हम दूसरी चीज़ों की करेंगे तो मेरी वार्ड के अंदर बहुत स्थिति थोड़ी अलग है। 6 टापुओं में बटा हुआ मेरा वार्ड है, और इसके अंदर पॉश कॉलोनी, अति पॉश कॉलोनी वो भी है। शहर के सभी प्रतिष्ठित नागरिक जो हैं अधिकतम, वो सब पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, कई मंत्री, कई विधायक, पूर्व विधायक, उनके निवास यहाँ पर है। इसी के साथ में मेरे यहाँ 2 चर्च है, 2 मस्जिद है, और बड़ी संख्या में 2 नालों के ऊपर बसी हुई बस्ती भी है। इन सब अलग अलग प्रकार की प्रकृति के यहाँ नागरिक निवास करते हैं। उन सबके साथ में सहयोग लेके माननीय हमारे जो विधायक हैं महेंद्र जी हाडिया, और इन सबको माननीय मालिनी जी गौड़, इनके सबके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ पे विकास कार्य करा। और आज यहाँ पर इस पूरे वार्ड के अंदर विकास का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी मतलब चीज़ ऐसी रही है जो अछूती हो। पॉश एरिया होने के बावजूद भी साकेत नगर जैसे बेल्ट के अंदर दूषित पानी की लंबे समय से समस्या चली आ रही थी, जिसको हमने जड़ मूल से उसको हटाया है, और अब पानी हमारा अबाध गति से है, मिल रहा है सब लोगों को। और पूरी लाइन हम एसडीपी पाइपलाइन के माध्यम से बदल चुके हैं। प्रॉपर हमने इंजीनियरिंग सर्वे करवाया उससे पहले, और इसी प्रकार से सारी ड्रेनेज लाइन हम डाल चुके हैं। पेवर ब्लॉक हमारे पास में लग चुके हैं। इसके साथ में एक बहुत अच्छा जो सुंदर पहलू है कि हमने यहाँ पे 600 वृक्ष लगाए। वो वृक्ष हमारे सब पल्लवित हो चुके हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है, प्रभु की कृपा है। नागरिकों ने सबने बड़ा सहयोग दिया। कनाड़िया रोड पे आप देखेंगे तो ये हमने एक अभिनव प्रयोग करा था। बीच रोड में डिवाइडर जहाँ बने हुए हैं
उसमें जो कंक्रीट से बन चुकी है M30 रोड बन चुकी है हमारी, उसमें हमने 6-6 फीट गहरा गड्ढे करके और 33 फीट की दूरी के ऊपर, समान दूरी के ऊपर पीपल और मोरसली के पौधे लगाए हैं जो अच्छे रूप में अब बड़े हो चुके हैं। अमूमन देखा जाता है नरुका जी कि छोटे पौधे लगाए जाते हैं या ऐसे पौधे डिवाइडरों पर लगाए जाते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़े या जो घने ना हो, तो इस तरह के पौधे लगाने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, तरुण अवस्था के पौधों का मैंने इनको नाम दिया है और तरुण अवस्था के पौधे लगाने से एक हमको एडवांटेज ये मिलता है कि वो पौधे अपने आप में एक बड़ी अवस्था में ऑलरेडी रहते हैं। उनको अगर हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया उनका, तो वो बड़े वृक्ष के रूप में बहुत आसानी के साथ में रूपांतरित हो जाते हैं। लोगों की भी उनके प्रति एक ध्यान आकर्षित होता है कि ये वृक्ष है, ये पौधा जो है वृक्ष बनने वाला है, तो लोगों का भी एक अपने आप लगाव हो जाता है। और हमने इस तरीके से जहाँ पे कॉलोनियों के अंदर पौधे लगाए, उन लोगों को जो परिवार थे, उन वहाँ पे रहने वाले, उनको हमने सारी उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते करा कि कहीं उसके ऊपर लाइट नहीं आए, बिजली के तार नहीं आए, नीचे ड्रेनेज लाइन नहीं आए, उनके घर की पार्किंग खराब ना हो, उनके घर के आंगन की, और उसके साथ में उनके घर में जो प्रवेश द्वार है वो भी कहीं भी बाधित ना हो। इन सबको चिन्हित करके जब हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया तो लोगों ने उसको सहेजा और उनके किसी भी जो परिवार का बच्चा है, हमने उसके नाम से या बालिका के नाम से उस वृक्ष का रखा और उसी को जवाबदारी दी। तो इस प्रकार से हमको पर्यावरण मित्र भी मिले जो आगे इस तरफ हमको एक बड़े सहायक सिद्ध होंगे। दूसरा, उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे यहाँ खजराना चौराहे के पास में सर्विस रोड के ऊपर एक स्कूल था, शासकीय स्कूल है वो, और वो संकुल है। 153 स्कूल इस विधानसभा के उसके अंदर आते हैं और उसके सामने जो खेल का मैदान था, उस खेल के मैदान पे रिंग रोड और सर्विस रोड बन चुकी है, तालाब से लेके उस स्कूल के वहाँ तक। तो उनका खेल का मैदान था नहीं, उनके पास में जीरो था पिछले विगत 30 वर्षों से। पास में ही एक ज़मीन पड़ी हुई थी जो 10,000 स्क्वायर फीट की थी, जिसके ऊपर भूमाफियाओं का और अतिक्रमणकर्ताओं का उसके ऊपर दावा था। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को वहाँ से हटाया। 4 साल की वो लड़ाई हमारे पूर्वी इंदौर उत्थान परिषद के साथ में हम लोगों ने लड़ी और अंततः हम जीते और वहाँ पर हमने एक बास्केटबॉल स्टेडियम का निर्माण कर दिया। 600 बच्चे उस दर्शक लोग उस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। इस क्षमता का स्टेडियम को निर्माण करके और माननीय ताई जी के, सांसद जी के, शंकर ललवानी जी के और महेंद्र हडिया जी के नेतृत्व में हमने उसको स्कूल के जो बच्चे हैं उनको समर्पित कर दिया, आसपास की कॉलोनी और स्कूल के बच्चों के लिए। इसी प्रकार से वहाँ पे 55,000 स्क्वायर फीट का एक और खेल का मैदान हमारा निर्मित हो रहा है, वो अंडर प्रोसेस है और मेरे को लगता है 1-1.5 महीने के अंदर वो निर्मित हो जाएगा। एक बास्केटबॉल का कोर्ट हमारे यहाँ पर और बन रहा है वंदना नगर के अंदर। और इसी प्रकार से आप देखेंगे थोड़ा सा वार्ड की सीमा से अलग हटके तो पानी की टंकी का निर्माण हमारा 3 लाख लीटर का हो चुका है। उस पानी की टंकी से हम आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरह से किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं आएगी, इस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। एक पिपलियाहना तालाब पे कोर्ट का निर्माण हो रहा है। जब कोर्ट का निर्माण हो रहा था तब भी ये देखने में आया कि आपने स्थानीय रहवासियों के साथ में काफ़ी जद्दोजहद करके कुछ ज़मीन को वहाँ से मुक्त करवाया था। वो क्या कहानी थी पूरी, और कितनी ज़मीन अब ऐसी है जो पर्यावरण के लिए काम आ रही है और तालाब के उपयोग में आ रही है? देखिए, ये तालाब बहुत बड़ा तालाब था और ये मेरा जो एक सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन है उसका वो एक केंद्र बिंदु भी रहा है। आदरणीय समीर भाई जी के जाने के उनके नाम से मैंने समीर सरोवर उनकी स्मृति में रखा उसको। वो मैं उनका सहयोगी साथी था उसमें। उनके जाने के बाद में इस आंदोलन को मैंने अपने हाथों में लिया और जब मैं पार्षद नहीं था उससे पहले से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे मिलकर इसको। और अंततः जो कोर्ट है उनकी इच्छा वहाँ से जाने की नहीं रही माननीय न्यायालय की, तो हमने उनकी भी भावनाओं का, ताई जी ने जब मुझे समझाया तो हमने उनकी भी भावनाओं का चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से कुछ निर्णय निकालने का प्रयत्न करा कि लगभग 9 एकड़ ज़मीन हमारे को अतिरिक्त वहाँ पे मिल गई। और अब हम उसी के पास में एक STP प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल शोधन यंत्र का हम निर्माण वहाँ पे 3 करोड़ रुपए की लागत से कर चुके हैं। वो उसमें आ चुका है अपने कार के रूप में और 1-2 दिन के अंदर ही वो तालाब में पानी छोड़ना भी शुरू कर देगा। हमने वहाँ पे आसपास के 90 कॉलोनियाँ और जो उसके रहवासी मल्टी स्टोरीड है वहाँ के रहवासी संघ, इन सब लोगों को हमने साथ में लिया था और उस आंदोलन में उन सब लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई। और चूँकि सब लोग, मैं 2 कार्यक्रम वहाँ पे विगत पिछले 8 वर्षों से करते आ रहा हूँ। उसमें से एक कार्यक्रम था तालाब के अंदर। हम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को
वहाँ पर एक कार्यक्रम करते थे। और दूसरा कार्यक्रम जो था वो हरियाली अमावस पे हम करते हैं, जो तालाब की पाल पे होता था। अमूमन जब विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम होता तो तालाब पूरी तरह से खाली रहता था, इसीलिए मैं तालाब में बुलाता था लोगों को, और 900 लोगों से 1,500 लोग वहाँ पर आते थे, और आसपास के रहवासी संघ के सारे लोग अपने परिवार सहित, जिससे वो तालाब को देखें कि ये तालाब है और उनको तालाब के प्रति लगाव हुआ है। और जब वो तालाब भर जाता था वर्षा काल में, तो हरियाली अमावस पे प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए हम एक कार्यक्रम उसकी पाल पे करते थे, और वो इस प्रकार से करते थे कि उनको वो तालाब भरा हुआ लबालब दिखे। तो उससे उनको ये समझ में आया कि ये तालाब वास्तविक कितना बड़े आकार का है। हमने वहाँ पे प्रतीक स्वरूप नाव भी चलाई, वहाँ पे बतखों को भी छोड़ा, बहुत रमणीय दृश्य बनता है। लगभग वहाँ पर उसके आसपास हमने 2000 पौधे लगाए थे, और वो पौधे तरुण अवस्था के थे, जो अब वृक्ष वहाँ पे बन चुके हैं। और अब जो हम पानी छोड़ रहे हैं उसके अंदर, वो तालाब वर्ष पर्यंत लबालब भरा रहेगा, ये हमारा सपना था। और सब आसपास की जो 90 कॉलोनियों के लोग हैं, इन सब लोगों ने हमने मिलकर उस सपने को देखा था। माननीय सुमित्रा जी महाजन, उनका बहुत ही प्रभावी कुशल नेतृत्व रहा, मार्गदर्शन रहा, जो हमको लगातार मिलता रहा। माननीय महेंद्र हाड़िया जी ने भी हमको उसमें अपूर्व सहयोग दिया, और हमने आज वो इस स्थिति में आ गए हैं कि ये तालाब वर्ष पर्यंत लबालब भरा रहेगा। उसमें हम एक रमणीय स्थल के रूप में उसको निर्मित करेंगे, शहरवासियों को एक सौगात मिलेगी, और उसी के साथ में जल क्रीड़ा का एक वो बड़ा केंद्र बनेगा। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों से सबसे बड़ी बात है कि नीचे जो भूजल स्तर बढ़ता है, वो लगभग 4 से 5 कॉलोनियों के किलोमीटर के दायरे के अंदर जो कॉलोनियाँ आएंगी, उनको भूजल स्तर में वृद्धि मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, मोटर पंप की और इसकी बचत होगी, सारी चीज़ों की। और उसके साथ में जो बड़ा जो पान ऊपर तालाब का भरा रहेगा, उसके कारण पर्यावरण संवेदनशीलता को लेकर जो उसमें वाष्पीकरण होगा, वो पर्यावरण के उसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से हमारे तालाब का एक निर्माण होने जा रहा है बहुत बड़ा स्तर के ऊपर। पास ही एक और हमारा सपना था, और वो था हमारा अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संकुल का। 25 जून 2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विज्ञप्ति क्रमांक 697 के अंतर्गत घोषणा करी थी उसके अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संकुल की। और आईडीए के साथ में चूंकि हमारा कुछ बातों के ऊपर सहमति नहीं बन पाई थी, तो उस चीज़ को लेकर हमारा काफ़ी लंबा समय तक एक विचार विमर्श चला। उसके ऊपर लगभग 51 स्थायी रूप से पट्टे आवंटित थे, वो बने हुए थे, उसमें पक्के मकान भी बन गए थे। उनके नाते रिश्तेदार, उनके परिवार बड़े होने से वो सब उसमें फैल चुके थे। उनको हटाना भी हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। उन सब लोगों को हटाया वहाँ से। पास में पीछे एक ज़मीन थी, उस ज़मीन से वो रास्ता उसका कहीं नहीं है, तो वो रास्ता यहाँ से निकालना चाहता, तो उस रास्ते की भी हमने लंबी लड़ाई लड़ी। इस सब चीज़ों में हमारा समय ज़रूर व्यर्थ गया, लेकिन 4.25 एकड़ की ज़मीन के ऊपर 3 तैराकी संकुल के रूप में एक शानदार सौगात पूरे शहर को मिलने जा रही है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व होता है कि ये बहुत अच्छा कार्य योजना है जो आने वाले दिनों में शहर को मिलेगी। ये तो हो गई आपके वार्ड की बात, वार्ड के आसपास की बात। अगर एक सभापति के तौर पर आप पिछले 5 सालों का कार्यकाल देखें, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सभापति की, पूरी नगर निगम परिषद का संचालन करना, सारे प्रोजेक्ट को अनुमति देना, तो वह आपका किस तरह से गुजरा और किस तरह के विकास की सौगात शहर, चूँकि आप एक पार्षद भी हैं, सभापति भी रहे हैं, और इंदौर लगातार स्वच्छता में 4थी बार देश में नंबर बनवाया है। देश और दुनिया में इंदौर की तारीफ की जाती है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरे दोनों वार्ड के नागरिकों की भी रही है। 14 अगस्त 2011 को हमने तिलकनगर क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया था। वहाँ के नागरिकों ने बहुत इसको आत्मसात किया और 9 महीने तक वो लगातार योजना चली। हमने डस्टबिन लेस कर दिया था पूरा, मतलब बिन लेस पूरा वार्ड कर दिया था, कहीं एक पन्नी भी नहीं दिखती थी। दूसरा मेरा वार्ड था साकेत नगर वाला। उसमें प्रारंभिक तौर के ऊपर ही मैंने वो योजना को वार्ड क्रमांक 71 और वार्ड क्रमांक 42 के अंतर्गत उसको हमने लागू कर दिया था, माननीय महापौर जी मालिनी जी गौड़ के नेतृत्व में। और उसका वार्ड के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सहयोग दिया, जिसको वो प्रायोगिक तौर पे था, फिर उसको पूरे शहर में लागू करा गया। तो और आज वो अपना एक माइलस्टोन बन चुका है। मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, वो बजट को एक दिशा देने का था। बजट चूँकि बन के आता था हमारे पास में, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ को करना, कौन सी चीज़ को नहीं करना, और बहस के आधार के ऊपर, बहुमत के निर्णय के आधार के ऊपर, सर्वानुमति के निर्णय के आधार पे वो सभापति के पास में बहुत अच्छा एक अवसर रहता। उस अवसर का मैंने दोनों हाथों से भरपूर उसका लाभ उठाया, और उसमें 3 जो प्रकोष्ठ है उसका निर्माण किया।
3 प्रकोष्ठ मतलब अलग सेल गठित करी। अलग सेल यानी कि उनके मद अलग से बनाए गए और उनके पूरा स्टाफ अलग से करा गया। पूर्व में चूंकि मैं सामान्य प्रशासन और विधि का मैं प्रभारी था, तो मैंने उस समय एक सेटअप बनाया था। सेटअप यानी कि जो हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हमारे पास में कितनी संख्या में अभी हैं, आवश्यकता हमारे पास में कितनी है और स्वीकृत पद कितने हैं और आवश्यकता कितनी भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए। इंदौर शहर चूंकि एक बहुत अच्छा शहर बनने जा रहा है, तो उसकी चुनौतियों को देखते हुए हमारे को कितने पदों की आवश्यकता है, उसका एक सेटअप का निर्माण किया था जिसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। माननीय स्थानीय शासन प्रशासन मंत्री जो थे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, उन्होंने उसकी प्रशंसा करके उनके विभाग में भी उसको इम्प्लीमेंट करवाया था। और उसके अंतर्गत में उसमें मैंने कुछ पदों का निर्माण किया था। उसमें खेल चूँकि हम सब लोगों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हम जितना भी जो कार्य करते हैं हमारे अच्छे जीवन शैली को विकसित करने के लिए कि हम अच्छी तरह से रह सकें, ये हमारे सामान्य कार्य होते हैं और उसको हम मेंटेन कर सकें। लेकिन उसके साथ में हमारे पास में खेल और स्वास्थ्य, ये दो ऐसी चीज़ रहती है कि आदमी के पास में अगर ये चीज़ है तो वो बड़ा प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करता है। उस चीज़ को देखते हुए नगर पालिक निगम के मेरे ख्याल से पहली नगर पालिक निगम होगी देश के अंदर जिसमें एक खेल प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है। खेल स्पोर्ट्स सेल का हमने निर्माण किया और उसको बाकायदा संवैधानिक आधार के ऊपर उसका निर्माण किया है। और इसमें लगभग मतलब अभी 37 करोड़ रुपए के मैंने इसके अंदर प्रावधान किया था। खेल नीति हमने बनाई है। हमारे पास में नगर पालिक निगम के अंदर पहली बार क्रीड़ा अधिकारी ग्रेड 1 का एक रहेगा और उसके 4 सहायक क्रीड़ा अधिकारी रहेंगे ग्रेड 2 के, और उसके नीचे पूरा उसका सेटअप रहेगा। हमारा मुख्य कार्य रहेगा खेल मैदानों का निर्माण करना और उसके साथ में उनका संधारण करना, खेल का संचालन करना। उसकी एक नीति हमने अलग से बनाई है कि इंदौर शहर में खेल नीति क्या हो। वो अभी हम हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष माननीय रमेश जी मेंदोला, इन लोगों के सबके साथ में बैठकर खेल संगठनों के साथ में बैठ के उसका हमको फाइनल एक प्रारूप बना के उनको प्रस्तुत करना है और उनसे हम स्वीकृति लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो खेल प्रेमी है, चीज़ों को समझते वो उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। दूसरा, हमने एक हरित इंदौर अभियान, ये एक प्रकोष्ठ का निर्माण किया मैंने। ये मैं समझता हूँ मेरे को इससे बड़ा आत्मसंतोष मिला कि एक प्रकोष्ठ हमने इसको भी एक अलग से हमारा सेटअप बनाया। इसका पूरा अलग तरीके से हमने इसका भी मद रखा है और लगभग 131 करोड़ रुपए का उसके अंदर हमने प्रावधान किया हुआ है। और इसके अंतर्गत वृक्षारोपण आने वाले दिनों के अंदर इंदौर शबे मालवा के रूप में आपको दिखेगा। मोगे जी का एक सपना था और मोगे जी ने काम भी करा था उसके अंदर, और उसमें उन्होंने लगभग इंदौर का जो टेम्परेचर है उसको उन्होंने मेंटेन रखा और कभी भी इंदौर का टेम्परेचर विगत 10 सालों के अंदर 46 डिग्री से ऊपर जा नहीं पाया। तो हम चाहते हैं कि ये शबे मालवा के रूप में, जैसा हमारा पूर्व में हुआ करता था कि गर्मी के दिनों में भी हम बाहर जब सोते थे तो हम रजाई लेके सोते थे, तो वो अवस्था वापस से इंदौर को प्राप्त हो, इसलिए सघन वृक्षारोपण। और कॉलोनी के अंदर मेरा लक्ष्य एक वृक्ष के तहत हर घर के सामने एक वृक्ष लगे और मेरा रहवासी संघ एक लघु वन, इसके अंतर्गत हर जो गार्डन है उसके अंदर लघु वन का निर्माण हो और साथ में इंदौर के चारों तरफ छोटे छोटे लघु वन निर्मित हो। उसमें हमने 2 लघु वन का निर्माण करा है। एक सिटी फॉरेस्ट के रूप में मोगे जी के नेतृत्व में सिटी फॉरेस्ट का हमने निर्माण किया जिसमें 1 लाख पौधे वहाँ पे वृक्ष का रूप ले चुके हैं। इसी प्रकार से जो ट्रेंचिंग ग्राउंड था जो कभी बहुत कुदृष्टि से लोगों के द्वारा देखा जाता था, पूरा बड़े बड़े कचरे के ढेर लगते थे, कचरे के ढेर थे, धुआं से वो आच्छादित रहता था, बदबू चारों तरफ फैलती थी। उस जगह पे उन सब चीज़ों का ट्रीट करके और उस जगह पे लगभग 67 एकड़ की ज़मीन के ऊपर अब वो एक लघु वन के रूप में आपको दिख रहा है जिसमें हमने तरुणावस्था के वृक्ष लगाए थे जो वो बड़े वृक्ष का आकार लेते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि शहर के पश्चिम क्षेत्र में वहाँ पर भी BSF के सामने लगभग 30 से 35 एकड़ का एक लघु वन वहाँ पे वन विभाग और नगर निगम के सहयोग से वहाँ पर भी विकसित किया गया। और ऐसे हम कई जगह को हमने चिन्हित करा है जो हरित इंदौर अभियान के तहत हम उसको करेंगे। हरित इंदौर अभियान के तहत 16 नए तालाब जिनको हम प्राथमिकता के तौर पे हम ले चुके हैं उसमें और लेने वाले हैं, उनके अंदर हम 16 तालाबों को पुनर्जीवित करेंगे। इंदौर में लगभग आसपास के क्षेत्र में 62 तालाब है जिसका हमने आगामी आने वाला जो समय आएगा उसके अंदर हमने उसको रखा है कि हम वो 62 तालाबों को पुनर्जीवित करेंगे और उनको ये सुनिश्चित करेंगे कि वो तालाब लबालब भरा रहे। तो हरित इंदौर अभियान के तहत ही भूजल स्तर में वृद्धि ये दूसरा पार्ट है। तापमान में कमी लाना वृक्षारोपण के माध्यम से
और तालाबों के और जो पोखर है और बावड़ी, इनको बचाकर हम भूजल स्तर में वृद्धि करना चाहते हैं उसके अंदर। और ये कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। और इसी के साथ में पर्यावरण के अन्य क्षेत्र जो हैं उसके ऊपर भी हमारे काम लगातार सतत जारी है। चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि के साथ पर्यावरण प्रेमी भी हैं, आपकी जो कार्यशैली शुरुआत से देखी गई है कि पर्यावरण के प्रति आपका समर्पण रहता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसकी सौगात मिले, स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वायु मिले। आपने शुरुआत से नगर निगम में साइकिल से सप्ताह में एक दिन जाना किया। एक किस्सा और है नगर निगम का कि आपने गाड़ियों का बहिष्कार किया था और आपके ही कुछ साथी जनप्रतिनिधि जो MIC मेंबर थे उनमें कुछ नाराजगी भी देखी गई थी। वह क्या किस्सा था, थोड़ा सा उसके बारे में? देखिए, ये अपने अपना नज़रिया होता है, अपना अपना सोच होता है। जब मैं MIC सदस्य था तो मुझे ये मालूम था करके कि वो वाहन की हमारे पास से पात्रता नहीं है, तो मैंने उसको नहीं लिया। और जब मैं सभापति निर्वाचित हुआ तो मैंने आयुक्त महोदय ने मुझे वाहन ड्राइवर सहित दिया। मैंने उनसे पूछा था क्या ये, आप सब मीडिया लोगों के सामने मैंने पूछा था क्या ये नियमों के अनुकूल है, तो उन्होंने बताया था कि नियम के अनुकूल है। लेकिन जब मैंने उसकी जानकारी निकाली तो वो नियम में पूर्व के अंदर था, लेकिन उसके बाद में सुविधा हटा दी गई थी। तो मेरा नैतिक दायित्व बनता था कि मैं उस वाहन का सुविधा को लाभ ना लूँ, और मैंने वो वाहन को लौटाया। और अपना इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेरक वाकया हुआ, उन्होंने अपील करी, मैंने उसको आत्मसात किया और मैंने लगातार 4 साल तक, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, पहले मैं अपने आप को प्रयोग के तौर पे करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था, और मैंने वो करा 4 साल। मुझे प्रसन्नता है मेरे साथियों सहित। इस बार उसको मैं प्रमोशन दूंगा, चूँकि मैं ये कर चुका हूँ। तो ये मैं अब लोगों को ये मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत आसानी के साथ में किया जा सकने वाला कार्य है। आप स्वयं भी अपने एक दिन सप्ताह में अपने दफ्तर, घर से दफ्तर साइकिल से आ जा सकते हैं, और कई लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैंने देखा है, कोरोना काल में और लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं। अवेयर हुए थे इसमें। तो ये बहुत आसानी के साथ में किया जा सकने वाला कार्य है। इसके अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि कहीं कोई आपको तकलीफ आए। तो ये वाला कार्य जरूर मैं हाथ में लूँगा कि आने वाले दिनों में प्रेरणा दूंगा। एक चीज़ मैं पर्यावरण से संबंधित आपने कहा, तो एक सेल मैंने सभापति के रूप में रहते हुए एक सेल का और गठन करा, और वो सेल है सोलर सिटी इंदौर। तो वो भी हमने उसका भी मद रखा है 550 करोड़ रुपए का। आने वाले दिनों में आप देखोगे हम ग्रीन वेस्ट बॉन्ड के अंतर्गत लंदन स्टॉक एक्सचेंज से बॉन्ड लेने का हम प्रयत्न कर रहे हैं 500 करोड़ रुपए का। और उसके साथ में शहर के अंदर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, विभिन्न अस्पताल, स्कूल, मतलब दूसरी चीज़ें जो संस्थाओं हैं जिनकी छत है, जिनके पास में एरिया है, उन लोगों से हम सबसे आग्रह करके उनको प्रेरित करेंगे कि वो अपने यहाँ पर सोलर का मतलब प्रयोग करें, सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, और पर्यावरण के लिए वो अपने कार्बन रेटिंग को बचाने का एक प्रयत्न करें। तो सोलर सिटी इंदौर का भी एक सेल गठित हो चुका है। ये 3 सेल गठित होने से, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी मैं परिषद आयोजित करता था तो उसके पीछे की साइड में हमारे पास में हमारा लक्ष्य ये निर्धारित रहता था, जिसमें स्वच्छ बहती हुई निर्मल नदियाँ भी हैं, स्वच्छ जल से बहती हुई। उन नदियों का अगर आप देखेंगे उसमें किशोर कोडवानी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ इंदौर की जनता की तरफ से। और लगभग अभी हमारे पास में 16 किलोमीटर का जो नाला बन चुका था, जो नदियाँ, उनको वापस से नदियों के रूप में वो विकसित हो चुकी हैं। उनके दोनों तरफ भी जो उसके पार्ट थे, उन पार्टों को भी विकसित किया गया है। उसमें किशोर कोडवानी जी और हमारे जो आशीष सिंह जी, उनका भी मतलब काफ़ी बड़ा योगदान रहा है उस चीज़ के अंदर। और दूसरा एक और मतलब मेरे कार्यकाल की मैं वो मानूंगा कि हमने परिषद भवन का भी निर्माण किया है। परिषद भवन अधूरा जरूर है, लेकिन लगभग 97% वो परिषद भवन हमारा बन चुका है। और उसमें जो प्रावधान किया गया वो अद्भुत मतलब रहेगा, लोकसभा की तर्ज पे उसको रखा गया है। और उसमें आने वाले 40 वर्षों के इंदौर का जो जनसंख्या का अनुपातिक रूप से जो राजनीतिक परिदृश्य निकल के आएगा नगर निगम का, उसको देखते हुए 220 पार्षदों के बैठने की उसके अंदर व्यवस्था रखी गई है। बहुत अच्छा वातावरण मैंने बनाया है उसके अंदर सब लोगों के सहयोग से। और वो वातावरण ऐसा रहेगा कि जब हमारे पार्षद जो जनप्रतिनिधि लोग हैं जब उसके अंदर जाएंगे तो उनको वो माहौल मिले कि वो उसकी गंभीरता को समझे और उसको उसी अनुरूप अपना व्यवहार रखेंगे कि जिससे हमारे इंदौर शहर के जो मुद्दे हैं जिस पर बहस होगी उस पर लाभ मिलेगा। और
दूसरा जो हमारा जो एक और आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हमारे पास ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है, लोक यातायात की भी और ट्रैफिक की भी। ट्रैफिक समस्या के उसको निपटने के लिए इन चीज़ों का हमने इसमें प्रावधान रखा है। वो आने वाले दिनों में हमारा एक मुद्दा भी रहेगा और हम उसके ऊपर मतलब है ना कठोरता के साथ में पालन करके इंदौर के अंदर जो आने वाला जो समय है, बजट जो आपने जो मैंने बता रहा था कि आपको जो बजट में जब बैठता था तो पास में एक हमारा लक्ष्य, तो उसके अंदर हम सिलसिलेवार सारी चीज़ जहाँ इंदौर जाने वाला है, जिस तरफ इंदौर को जाना चाहिए उस तरफ बजट को भी शने शने पिछले विगत 5 वर्षों के अंदर और चर्चा को भी और उस दिशा में हम लेकर गए कि आने वाले समय में कंटिन्यूशन में वो बनी रहे। अब ये एक कोरोना महामारी का समय ऐसा आ गया था कि वो दूसरा कुछ शासन के अंदर बदलाव भी आ गया था, तो इसके कारण जो है हमारा कंटिन्यूटी टूटी। ये लगभग मतलब 1.25 साल होने को आया कि जब हम मतलब इधर से मतलब वो चीज़ हो रहे हैं, समय लग गया हमें। अदरवाइज अभी तक ये शिवराज सिंह जी चौहान, उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो दृढ़ता है, जो उन्होंने अभी रोड मैप बनाया इंदौर के लिए आने वाले 5 साल के लिए, तो वो जो रोड मैप है और जो हमारे अधिकारी यहाँ पे हैं, जैसे अभी कलेक्टर मनीष सिंह जी हैं, हमारी जो कलेक्टर हैं, हमारी आयुक्त हैं प्रतिभा जी पाल, उनका कमिटमेंट आप देखते बनता है कि वो गर्भावस्था में भी मतलब है ना अंतिम समय तक अपने काम का उन्होंने कर्तव्य का पालन किया और उसके बाद में जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसके मात्र मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, और वो भी वो अपने सेट से अपने पूरा सबका वो लेती रही, बैकअप लेती रही और उनको निर्देश देती रही और वो तुरंत 11वें दिन ही मतलब फील्ड में आ गई। अद्भुत, ये मतलब इस प्रकार की इस प्रकार का ये एक कमिटमेंट बताता है। ये हम जैसे इंदौर के जो नागरिक हैं और जो जनप्रतिनिधि है, ये उनको भी अपनी कर्तव्य निष्ठा का बोध कराता है और हमको और प्रगाढ़ता प्रदान करता है। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उनकी बहुत सराहना करता हूँ इस मामले में, और वक्त मिला तो उनका नागरिक अभिनंदन भी करूंगा इस संबंध में। तो इस प्रकार के जो अधिकारी हैं, इन सब लोगों का एक जो सोच है वो बहुत उत्तम दिशा में है और ये सब चीज़ों का समन्वय, पूरा समुच्चय, ये आगे चल के एक बहुत बड़े इस देश के सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों के अंदर इंदौर का निर्माण करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये थे इंदौर नगर निगम के सभापति अजय सिंह नरूका, जो वार्ड क्रमांक 42 से पार्षद भी है। चूँकि नरूका जी के पास में अपने वार्ड से लेकर पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, तो इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने पूरे शहर के विकास की वो आधारशिला रखी है जिसका फ़ायदा इंदौर के रहवासियों को बरसों बरस तक मिलता रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद खबर मध्य प्रदेश से बात। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। इंदौर के वार्ड क्रमांक 42 से कैमरामैन भरत के साथ मैं लखन शर्मा, खबर मध्य प्रदेश के लिए। यह वार्ड नेताओं का वार्ड है, यानी पूर्व और वर्तमान सांसदों के अलावा कांग्रेस भाजपा के कई बड़े नेता इसी वार्ड में रहते हैं। ऐसे में यहाँ के पार्षद पद के विवाद कई बार भोपाल और दिल्ली भी पहुँच जाते हैं। कारण है कि पार्षद से हर किसी को रोज काम पड़ता है। ऐसे में सभी नेता चाहते हैं कि उनके वार्ड का पार्षद उनकी पसंद का हो। फिलहाल वार्ड अब सामान्य महिला हो गया है।